हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। वैसे भी सबको पता है कि हियरिंग रेंज जो है यही है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलोहर्ट्ज तक। What are the typical wavelength of the sound waves in air corresponding to these two frequencies? यानी हमको वेवलेंथ निकालना है। ये जो टू करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखा है, यानी एक बार 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेंगे तब और एक बार 20 किलो हर्ट्ज लेंगे तब, दोनों ही कंडीशन में इनका फ्रीक्वेंसी निकालना है। टेक स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या है। दो फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी हम न्यू1 नाम दे देते हैं, ये 20 हर्ट्ज है, और दूसरा जो है न्यू2, ये 20 किलो हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज। ठीक है, किलो हर्ट्ज को भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हर्ट्ज में। तो इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या 10 की पावर 3 से, और इसके करस्पॉन्डिंग λ1 वेवलेंथ को λ1 मतलब लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू1 दिया है इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग λ1 नाम दिया। फिर यहाँ पर दूसरा वेवलेंथ λ2 निकालेंगे। स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड कितना दे रखा है, इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, ये दे रखा है 344 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला कौन सा यूज होता है बताओ सब लोग, एफ लैम्डा या न्यू लैम्डा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं v होता है, क्या जानते हैं, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। लैम्डा निकालना है तो इसका फॉर्मूला जब निकाला जाएगा लैम्डा का, तो न्यू इधर आकर के डिवाइड कर, यानी लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन न्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार λ1 निकालना होगा तो यहाँ λ1 लिखेंगे, तो यहाँ v अपॉन न्यू1, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड तो फिक्स्ड रहेगा। देयरफॉर द λ1 इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन न्यू1, और v की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 344 मीटर पर सेकंड एंड डिवाइडेड बाय न्यू1 जितना भी है 20 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब है पर सेकंड, सेकंड की पावर -1, तो ये सेकंड पावर -1 से सेकंड पावर -1 कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करने पे जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। 344 में 20 से डिवाइड करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, इसको 10 बना लेते हैं, 2 से जब करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 10, और इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, और जब 10 से डिवाइड किया जाएगा तो 17.2 मीटर आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा निकालेंगे λ2 इक्वल टू, यहाँ पे दूसरी फ्रीक्वेंसी लिया जाएगा 344 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, इसमें जो भी है 20 into 10 की पावर 3 मीटर ये पर सेकेंड, और इसका मतलब ये पर सेकेंड, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर मीटर में आएगा। इन दोनों को डिवाइड किया था ना अभी 344 को 20 से, तो ये 17.2 आया था। अब उसमें क्या करेंगे, ये 17.2 आया था, 10 की पावर 3 जो है ये ऊपर चला गया, तो ये -3 आ जाएगा मीटर। ऐसे ही कर, ऐसा समझ में आया। इसको मैंने डिवाइड कर लिया है पहले, इतना आया है 17.2 मीटर। अब उसमें ये 10 की पावर 3 से करेंगे, 10 की पावर 3 अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो जो भी पावर होता है एनडीसीस के रूल्स पढ़े होंगे, तो उसका पावर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बस यही आंसर करना चाहो, पॉइंट उधर किस करना चाहो तो इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज 100 हर्ट्ज, ये 100 हर्ट्ज दिया है,
देन पूछा हाउ मेनी वाइब्रेशंस विल अकर इन 1 मिनट। तो टाइम दिया है कि 1 मिनट में कितना वाइब्रेशंस होगा। 1 मिनट मींस 60 सेकेंड्स। तो हमने बताया कि हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी मींस द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड्स। तो यानी ये 1 सेकेंड्स में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 100 दिया है। तो 1 सेकेंड्स में 100 दिया है तो 60 सेकेंड्स में निकालने के लिए क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई डिवाइड बताओ। मल्टीप्लाई। तो बस वैसे ही कर लेना यूनिटरी मेथड से। लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, जो भी लिखा ऑसिलेशंस लिखा वाइब्रेशंस लिखा इन 1 सेकेंड इक्वल टू 100। ठीक है, 1 सेकेंड में ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस है 100। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 60 सेकेंड्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। यही आंसर समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? डिफिनेशन पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन क्या होता है। टॉप ऑफ ए टावर 500 मीटर हाई into a pond at the base of the tower. When is the splash heard at the top? Given g equal to 10 meter per second square and the speed of the sound is dropped from the top of the tower 5 meter high. बोले टावर दिया है 500 मीटर हाइट का है, उसके ऊपर से पत्थर गिराया जाता है into a pond of the water at the base of the tower. जो टावर है उसके बेस के पास एक तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है और ऊपर से एक पत्थर गिराया गया। पत्थर गिराने के बाद पानी से आवाज आएगा ना, तो वो पानी की जो आवाज आता है उसको छपाके की आवाज या उसको स्प्लैश बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो टावर के पास 500 मीटर हाइट पे आदमी बैठा हुआ है, तो पत्थर की जो गिरेगा पानी में तो उसको वो छपाकी की आवाज कब सुनाई देगा? नहीं दे रहा सुनाई, मतलब समझ में आ रहा है? फिर से सुनाई ऐसे सुन लो एक बार क्वेश्चन। 500 मीटर हाइट का टावर है, वहां से एक पत्थर गिराया जाता है जो टावर का बेस है उसके नीचे, और बेस के पास एक तालाब है, तालाब में पानी है। तो पत्थर की जो छपाकी की आवाज है, पानी की छपाकी की जो आवाज है, वो कितने देर बाद सुनाई देगी? समझ में आ गया? अब इसमें तुम लोगों का क्या क्या दिमाग काम कर रहा था, साइंस के हिसाब से इसको एनालाइज करो। हाँ? सबसे पहली बात तो पत्थर ऊपर से 500 मीटर हाइट से नीचे गिरेगा, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से गिरेगा। यानी प्री फॉल बॉडी का फॉर्मूला जो भी लगता है वो लगाएंगे कि कितना टाइम लगा गिरने में। सुनाई दे रहा है? पहले जो है वो कितना टाइम लगा उसको गिरने में, ये निकालना पड़ेगा। लेकिन नीचे जब आया पानी की आवाज, पानी पर वो जो पत्थर पड़ा, तो जो छपाकी की आवाज है वो साउंड होता है। क्या है? साउंड। तो साउंड जो ट्रेवल करेगा वो 500 मीटर ऊपर जाएगा, उसके लिए कितना टाइम लगा? दोनों को ऐड करेंगे टोटल टाइम लगेगा। फिर से सुनाए, मतलब समझ में नहीं आया तो फिर से बताता हूँ। सबसे पहला क्या होगा, पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है 500 मीटर, उसका टाइम निकालेंगे, द टाइम टेकन टू फॉल द स्टोन ऑन द ग्राउंड सरफेस और ऑन द पॉन्ड सरफेस, ये निकालेंगे। एंड आफ्टर देन वी विल फाइंड द टाइम टेकन to travel the distance 500 meter by the sound. That means the speed will be taken by the speed of the sound. Speed of sound लिया जाएगा और उधर free fall लिया जाएगा। तो speed of sound दिया है 340 मीटर पर सेकेंड और उसके बाद distance दिया है 500 मीटर। तो distance पता हो और speed पता हो तो टाइम निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? distance upon distance upon a speed. तो 500 मीटर divided by 340 मीटर, this will be time taken to travel by the splash या by the sound, यानी कि साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो होगा।
और हम अब जा रहे हैं निकालने द टाइम टेकन टू फॉल द स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द पॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन का कंसेप्ट। गिरने वाला निकाल लेते हैं, लेकिन नीचे वाले में गड़बड़ हो जाता है। तो नीचे वाला कुछ नहीं है, डिस्टेंस है 500 मीटर, स्पीड दिया 340, टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का 15 लगा देंगे, निकल जाएगा। ये टावर है 500 मीटर, डॉट टॉप ये हो गया। यहाँ पे इधर ही तालाब है, इधर पॉन्ड है, तो इसके पास पॉन्ड हो गया। जहां से स्टोन डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, ये स्टोन ये जब डाउनवर्ड फॉल करेगा, इस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, तो एक्सीलरेशन लगेगा प्लस का g, डाउनवर्ड है यानी प्लस का, तो g की वैल्यू दिया है 10 लेना है, तो प्लस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, u है a, और टाइम निकालना है, टाइम, और ये आपके यहां से यहां तक ये इसका हाइट h दे रखा है। ठीक है, टावर से नीचे की डिस्टेंस को हाइट, और जब हम डिस्टेंस पर स्पीड वाला फॉर्मूला यूज कर, इसका स्पीड दे रखा है, स्पीड दे रखा है साउंड का, स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड ये दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ। ठीक है, इसके लिए यहां निकाल रहे हैं टाइम टेकन टू फॉल द स्टोन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर टू द पॉन्ड सरफेस लिख लो, इसका टाइम निकालते हैं। कैसे निकलेगा? फॉर्मूला यूज करेंगे, h इक्वल टू u प्लस r के ds स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी हाइट दिया है, हम थर्ड वाला इक्वेशन यूज करेंगे तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाता, तो उसमें टाइम होता ही नहीं है, होता है फर्स्ट इक्वेशन में और फिर होता है सेकंड में। तो फर्स्ट में हम v इक्वल टू u प्लस gt नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें जो है फाइनल वेलोसिटी पता है नहीं, और फिर हाइट भी तो नहीं है, तो इसलिए सेकंड इक्वेशन ही लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर यूज कर, h के प्लेस पे 500 लिख लेंगे, u 0 हो जाएगा, और यहाँ टाइम चाहे जो भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, g की वैल्यू 10 लेंगे, ये t स्क्वायर, ये आ गया 5, इधर आ गया 500 और उधर आ गया 5t स्क्वायर। यहाँ से 5t स्क्वायर की वैल्यू आ गया 100, तो t स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा? 10 डिवाइड होगा उधर जाके, 100 5 डिवाइड करें कितना आएगा? 20। हां 20, ये 20 आ जाएगा। तो t की वैल्यू स्क्वायर रूट इसका निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कितना? 20, तो 4 5 कितना होता है? 20, तो 4 का कितना निकलता है? 2, और ये आ जाएगा √5। ठीक है, इतना सेकंड आ गया, ये आ जाएगा। ठीक है, आप देखते चलो, ये जो स्प्लैशेस होंगे वो साउंड यहाँ तक एंटावर से पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसको निकालना है, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम टेकन टू रीच द साउंड ऑन द टॉप ऑफ द टावर। तो इसको आप कुछ इधर t निकाला है ना, इसको कुछ t' या t1 नाम दे देते हैं,
तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस और स्पीड। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस लिख लेंगे और नीचे स्पीड लिख लेंगे। डिस्टेंस के बदले हो जाएगा 500 मीटर और यहाँ पर 340 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 25। 25 में 70 से डिवाइड करके देखो 25/17 सेकेंड्स। ये दोनों टाइम को जोड़ लो, ये 10 सेकेंड्स और इसको डिवाइड करोगे 1.2 आएगा। 17 में इसको डिवाइड किया जाएगा तो एक बार हो जाएगा 8 बचेगा, बाकी निकाल लेंगे। तो ये दोनों टाइम को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 11.4 यानी टोटल टाइम जो आएगा इधर लिख देते हैं। टोटल टाइम जो आएगा टू हियर द स्प्लैश इक्वल टू, दोनों टाइम को ऐड करेंगे 10 + 1.4, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 11.4। नोट करो।